दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मुंबई के उरण इलाके की। इस इलाके में एक 20 साल की लड़की अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। इस लड़की का नाम था यशस्वी सिंधे। यह लड़की पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होनहार थी। उसने अपना बीकॉम अभी-अभी कंप्लीट किया था। उसके बाद वह अपने घर के पास में ही एक प्राइवेट कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करने जाती थी। वह अपनी इस नौकरी से काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसके परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन 25 जुलाई 2024 का दिन आता है। उस दिन लड़की काम करने के लिए अपने घर से निकलती है, लेकिन शाम को घर वापस नहीं आती है। अब ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था कि लड़की टाइम पर अपने घर पर वापस ना आए। तो उसके घर वालों को काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। वो उसको कॉल करते हैं, लेकिन उसका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ आता है। अब वो लोग उनकी सहेलियों को, अपने रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, तो सभी कई की कहना होता है कि लड़की हमारे साथ अभी नहीं है, वो हमारे पास आज हमारे घर पर नहीं आई है। ऐसे में देर रात हो जाती है, लेकिन अभी तक उनकी बेटी का कोई भी पता नहीं होता है। तो अब उसके जो पिताजी थे वो पास के ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर जाने के बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं, क्योंकि जो लड़की थी उसकी उम्र अभी 20 साल थी और पुलिस वालों ने सोचा कि कुछ भी उस लड़की के साथ हो सकता है। यह सोचकर पुलिस वाले फटाफट से इसकी रिपोर्ट को लिख लेते हैं और आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन थे वहाँ पर इस लड़की की फ़ोटो को और इसकी डिटेल्स को कन्वे कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो आप हमें बता दीजिएगा। रात से सुबह हो जाती है, लेकिन लड़की का कुछ भी पता नहीं चलता। अब सुबह के टाइम पर पुलिस को एक कॉल आता है। वह कॉल एक अजनबी आदमी करता है। वह आदमी कहता है कि मैं उरण के एक इलाके में टहलने के लिए गया हुआ था, मुझे यहाँ पर एक लाश मिली है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है तो पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है। जैसे ही पुलिस लाश को देखती है तो सबका कलेजा कांप उठता है, क्योंकि वो लाश इतनी ज़्यादा बदतर थी जो देखने के लायक भी नहीं थी। यहाँ तक कि उसके कुछ अंग तो कुत्तों ने नोच खाए थे और कुछ अंगों को तो कुत्ते काट कर ले भी गए थे। मारने वाले ने इतनी बेरहमी से उसको मारा था कि उसके शरीर पर कोई भी ऐसा अंग नहीं था जहाँ पर वार ना किया गया हो। उसके चेहरे को बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया गया था और उसका जो प्राइवेट पार्ट था उसको भी नहीं छोड़ा था, वहाँ पर भी चाकुओं से वार किए गए थे, उसको भी कुचल दिया गया था। जब ये लाश पुलिस को मिलती है तो वो इस बची कुची लाश को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं ताकि उसका पोस्टमार्टम करवाया जा सके। अब पुलिस को याद आता है कि एक रात पहले एक आदमी अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा कर गया था। तो पुलिस उस आदमी को बुलाती है। जब वह आदमी वहां पर आता है तो वह लाश को देखकर चीख पड़ता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को पहचान लेता है। हालांकि जो लाश थी उसका चेहरा तो पहचानने लायक नहीं रहा था, लेकिन उसके तन पर जो कपड़े थे, उसके शरीर पर कुछ टैटू थे। उन टैटू और कपड़ों की वजह से वह आदमी अपनी बेटी को पहचान लेता है। अब जैसे ही पता चलता है कि यह जो लड़की है इस आदमी की बेटी है, पुलिस अब जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी उस रिपोर्ट को मर्डर की रिपोर्ट में तब्दील कर देता है और उसके बाद अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सबसे पहले उसके पापा से और उसके परिवार वालों से पूछा जाता है कि क्या आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है या आपकी किसी से कोई दुश्मनी है जिसका बदला लेने के लिए किसी ने यह सब कुछ किया है। लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि ना तो हमारा और ना ही हमारी बेटी का किसी से ऐसा कोई झगड़ा हुआ है और ना ही हमारी किसी से कोई दुश्मनी है। लेकिन पुलिस फिर भी पूछती है कि आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपके पास्ट में ऐसा कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। तो उसके पापा को याद आता है। वो बताते हैं कि आज से 5 से 6 साल पहले एक लड़का जिसका नाम था दाऊद शेख, वो हमारी बेटी के साथ मिलता जुलता था। वो उसके साथ पढ़ाई करता था, साथ में आता जाता रहता था। लेकिन एक दिन जब मुझे पता चलता है कि वो मेरी बेटी का यौन शोषण कर रहा है, तो मैंने उसके ऊपर केस किया था और उस टाइम पर हमारी लड़की नाबालिग थी। इस वजह से उसको उस टाइम पर सज़ा भी हुई थी और वो जेल भी गया था। जेल जाने के बाद उसका हमें कुछ भी नहीं पता है, वो कहाँ पर है, उसके साथ क्या हुआ है। उसके बाद ना तो हमने उसको कभी देखा है हमारे घर के आसपास और ना ही हमारी बेटी ने उसके बारे में हमें कभी कुछ बताया है। बस यही एक चीज़ हुई थी, दूसरा तो हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ है। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो वो लोग सबसे पहले जो दाऊद शेख था उसके बारे में जानकारी जुटाना स्टार्ट करते हैं। तो जब पुलिस यह सब जानकारी जुटा रही थी तो उनको पता चलता है कि जो दाऊद शेख है वो आज से 1.5 साल पहले ही
जेल से छूट गया है और छूटने के बाद अभी वह यहाँ मुंबई में नहीं रहता है, वह कर्नाटक चला गया है और वह वहाँ पर बेंगलुरु में काम करता है। जब इस बात का पता पुलिस को चलता है तो पुलिस एक टीम बेंगलुरु भेजती है कि वह वहाँ पर है भी या नहीं, और एक टीम यहीं पर इसकी तफ्तीश करना शुरू कर देती है। और एक टीम जो वो लड़की है उसकी सहेलियों के पास जाती है और उनसे पूछना स्टार्ट करती है कि क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है, इसका कोई बॉयफ्रेंड या इसका कोई अफेयर चल रहा है। ये सारी जानकारी पूछना स्टार्ट करती है और एक टीम जो ये लड़की थी उसकी कॉल डिटेल्स को खंगालना स्टार्ट करती है। यहाँ पर दो जानकारी सामने आती हैं। पहली ये कि इनकी जो सहेलियाँ थी उनमें से एक सहेली इनको बताती है कि जब यह घटना हुई थी 25 जुलाई को, उससे एक दिन पहले यह लड़की उसके घर गई थी और उनकी सहेलियों को बता रही थी कि वो मुझे बोल रही थी कि मुझे एक लड़के से मिलने जाना है, वो मुझे बुला रहा है मिलने के लिए। मेरा उससे मिलने के लिए कोई मन तो नहीं है, लेकिन मेरी कोई मजबूरी है, इसलिए मुझे जाना होगा। जब वह लड़की उसको पूछती है कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है और तुम क्यों जाना चाहती हो, तो वह कुछ नहीं बताती है। और जब वो डरने की बात करती है तो उसकी सहेली कहती है कि अगर तुझे डर लगता है तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। लेकिन जो यशस्वी थी वो उसको मना कर देती है कि नहीं, तुमको मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह के वह वहाँ से चली गई थी। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या आपको उसने ऐसा कोई एरिया का नाम बताया था जहाँ पर वह मिलने के लिए गई थी। तो सहेली बोलती है कि नहीं, ऐसा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन हाँ, वो उरन में ही किसी इलाके में मिलने के लिए गई थी। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो उरन में जितनी भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सबको देखना स्टार्ट किया जाता है, शायद वहाँ पर कहीं पर इनको कोई क्लू मिल जाए। और दूसरा, जो एक टीम थी जो कि कॉल डिटेल्स तलाश रही थी, उनको एक चीज़ मिलती है, वो यह थी कि जो यशस्वी थी वो कुछ 2 नंबर से ज़्यादा बातें कर रही थी। यह दोनों नंबरों को अब जांच पर लगाया जाता है कि यह दोनों नंबर किसके हैं। तो वहाँ पर उन सबको पता चलता है कि एक नंबर है वो है जो मोहसिन का है और दूसरा नंबर वह है दाऊद शेख का। अब यह दाऊद शेख वही था जो दाऊद शेख का इसके पिताजी ने कहा था कि हमने इसको सज़ा दिलवाई थी। अब पुलिस की जो दूसरी टीम थी वो उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है। तो सीसीटीवी कैमरे में उसको कुछ क्लू मिलते हैं। उनको सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता है कि ये यशस्वी है जो उस इलाके में जा रही है और किसी से कॉल पर कुछ बातें कर रही हैं। और उसके थोड़ी ही देर के बाद, लगभग 5 से 6 मिनट के बाद, एक लड़का भी उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता है। यह जो लड़का है वह थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा था, इसी ने उसका कत्ल किया हो, क्योंकि इसके बाद दूसरा कोई भी इस कैमरे में दिखाई नहीं देता है। तो अब जो ये लड़का इस कैमरे में दिखाई दिया था उसकी फ़ोटो को निकाला जाता है। फ़ोटो निकालने के बाद इसके जो पिताजी हैं उसको दिखाया जाता है। तो वो इस फ़ोटो को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं यह तो वही लड़का है जिसको हमने सज़ा दिलवाई थी, यह वही दाऊद शेख है। अब यहाँ पर दो चीज़ें सामने आई। पहला, दाऊद शेख के साथ काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी लड़की की, और उसके बाद जहाँ पर इसका खून हुआ था वहाँ पर भी दाऊद शेख को ही पाया गया था। यहाँ पे पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि पुलिस को इसके पिताजी ने यह बताया था कि दाऊद से जब इनका झगड़ा हुआ था उसके बाद जब उसको सज़ा हुई थी तो वो कभी भी हमारे घर के आसपास नहीं दिखाई दिया था और ना ही हमारी लड़की ने इसका कभी कोई जिक्र किया था। तो आखिर यह यहाँ पर क्यों आया था और यह लड़की भी इसके साथ इतनी ज़्यादा बातें क्यों कर रही थी। अब यह बात तो सिर्फ दाऊद शेख ही बता सकता था। तो इसलिए पुलिस जो है, जो बेंगलुरु की जो टीम गई थी, उनको कॉल करती है और कहती है कि आपको किसी भी तरीके से दाऊद शेख को ढूंढ कर लाना है, क्योंकि कातिल वही है। अब बेंगलुरु की जो टीम थी वहाँ पर उसको सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है। पहले तो उसके दादाजी के घर जाती हैं जहाँ पर उसका लोकेशन दिखाई दे रहा था। उसके बाद दाऊद शेख ने वहाँ पर अपने फ़ोन को वहाँ पर लास्ट टाइम पर स्विच ऑफ करके वहीं पर रख दिया था और फिर वह वहाँ से कहीं दूर चला गया था उसके आसपास के जंगल में। तो इस तरह से वहाँ पर उसकी तलाश स्टार्ट होती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक पुलिस वालों को पता चलता है कि दाऊद शेख उसी जंगल के किसी एक जगह पर रुका हुआ है। जैसे उसकी लोकेशन के बारे में पता चलता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है और दाऊद शेख को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद यहाँ पर लेकर आती है। अब जैसे ही उसको लेकर आती है उसके बाद उसके साथ पूछताछ की जाती है और फिर दाऊद शेख पूरी कहानी बताता है। दाऊद शेख बताता है कि जब से बचपन से, मतलब कि जब वो लोग छोटे थे, ये लड़की
और ये साथ में जब पढ़ा करते थे तब ये दोनों का अफेयर चल रहा था और दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते थे। लेकिन जब इन दोनों को एक साथ में इनके पिताजी ने देख लिया था तो इसके पिताजी को यह लगता था कि यह जो लड़का है वह लड़की का यौन शोषण कर रहा है और उसको छेड़ रहा है, उसको परेशान कर रहा है। इस वजह से वो इसके ऊपर केस कर देते हैं। अब जैसा केस होता है तो उसको जेल हो जाती है और इसको जेल होने के बाद इन दोनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट था वो टूट जाता है। अब 1.5 साल के बाद जब वो जेल से वापस आता है उसके बाद वो मुंबई में नहीं रहता है, वो कर्नाटक चला जाता है, कर्नाटक से बेंगलुरु चला जाता है और जाने के बाद वहाँ फिर से इस लड़की का कॉन्टैक्ट करता है। अब इस टाइम पे जो लड़की थी क्योंकि इसको भुला चुकी थी, उसके साथ अब वह नहीं रहना चाहती थी, इसके लिए जब उसको कॉल आता है तो वह उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। फिर से उसको कॉल करता है, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसको भाव नहीं दे रही थी, फिर भी वो बार बार उसको कॉल कर रहा था। फिर वो एक बार उसको कहता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मेरे पास तुम्हारे कुछ प्राइवेट तस्वीरें हैं, वो मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। ये तस्वीरें तब की थी जब ये दोनों एक साथ थे, जब दोनों बचपन में साथ थे। ये उस टाइम की खींची हुई तस्वीरें थी और तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट थी। तो इन तस्वीरों के चलते वो लड़की अब इससे मिलना भी शुरू कर देती है और बार बार इससे मिलती है और फिर से इन दोनों का मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लड़की जो है बार बार दाऊद को कहती रहती है कि तुम्हारे पास मेरे जो सारे फ़ोटोज़ हैं उन सबको तुम डिलीट कर दो, लेकिन जो दाऊद शेख है इस बात को नहीं मानता है और इसी बात पे इन दोनों का कई बार झगड़ा भी हो गया था। ऐसे में जब भी इन लोगों का झगड़ा होता था तो जो यशस्वी थी वो दाऊद के कॉल को ब्लॉक कर देती थी और जब भी इसके नंबर को ब्लॉक करती थी तो वो अपने दोस्त के नंबर से इसको कॉल किया करता था और यह दोस्त वही था जिसका नाम मोहसिन था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इसकी कॉल डिटेल्स को खंगाला गया था तो वहाँ पर 2 नंबर मिले थे, पहला तो दाऊद शेख का और दूसरा मोहसिन का था। तो मोहसिन का इसमें कोई रोल तो नहीं था, लेकिन जब भी यशस्वी दाऊद के कॉल को ब्लॉक करती थी तो उस टाइम पर वो मोहसिन के नंबर से कॉल किया करता था और इस वजह से उसका नंबर रडार में आ गया था। तो अब इस बात का जब पता चलता है, इसके बाद दाऊद आगे बताता है कि मैंने आज से कुछ दिन पहले यशस्वी को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आ रही थी। तो उस टाइम पर मैंने, जब यह 24 जुलाई का दिन था, मैंने इसकी एक फ़ोटो इंटरनेट पर डाल दी थी। तो दाऊद ने उसको कहा था कि मैं इस फ़ोटो को डिलीट कर दूंगा, लेकिन तुमको मुझसे मिलना होगा। तो इसके लिए जब मिलने की बात होती है तो वो राज़ी हो जाती है क्योंकि वो उसको इस फ़ोटो को डिलीट करवाना चाहती थी। तो वो तारीख 25 तारीख को मिलना तय हो जाता है। 25 तारीख को जहाँ पर इसका मर्डर हुआ था उस जगह पे दाऊद उसको बुलाता है, यशस्वी वहाँ पर उसको मिलने के लिए जाती है। जाने के बाद उन दोनों का वहाँ पर कुछ देर के लिए वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं। उस टाइम पे कुछ ऐसी बातचीत होती है जिससे दाऊद को गुस्सा आ जाता है। बातचीत में यह होता है कि दाऊद उसको कहता है कि तुमको मुझसे शादी करनी है और मेरे साथ मेरे होम टाउन पे आना है, लेकिन यशस्वी उसको बिल्कुल मना कर देती है। कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी और तुम मेरी सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर दो और फेसबुक पर जो तुमने मेरी फ़ोटो अपलोड की है उसको भी डिलीट कर दो। लेकिन दाऊद एक बार फिर से उससे पूछता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे फ़ोटोज़ को डिलीट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे गांव में आना होगा, मुझसे शादी करनी होगी। यशस्वी इस बात को नहीं मानती है और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा यहाँ तक पहुँच जाता है कि दाऊद उसको मारना स्टार्ट कर देता है। दाऊद जब यहाँ पर आया था तो वह अपने साथ एक चाकू लेकर आया था। उसने पहले से ही तय कर रखा था कि आज अगर इसने शादी करने की बात नहीं मानी तो मैं इसको मार डालूंगा। तो वो उस चाकू को निकालता है और जहाँ तहाँ मारना स्टार्ट कर देता है। इतने ज़्यादा घाव देता है कि इसके शरीर पर कोई अंग बाकी नहीं रहता है और उस लड़की की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसके बाद मौत होने के बाद भी उसका जी नहीं भरता और उसके चेहरे को भी बुरी तरह से कुचल देता है। इतना ही नहीं, उसका जो प्राइवेट पार्ट था वह उस पर भी हमला करता है और उसको भी डैमेज कर देता है। वो उसको नोच देता है। उसको मारने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और सीधा मुंबई को छोड़कर वो अपने गांव में चला जाता है और अपनी दादी के घर पर चला जाता है। दादी के घर पर वह अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है, फ़ोन को वहीं छोड़ देता है और वहाँ से
पास के जंगल में चला जाता है और उसके बाद पुलिस वहाँ पर जाती है, उसको पकड़ लेती है। उसको पकड़कर उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की सच्ची कहानी। तो इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आप सभी लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।